अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि हमारे चैनल का पहला वन शॉट भी है। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा साइंस का क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो ऐसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम हमारी डेली लाइफ में देखें तो अगर मान लीजिए चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए हम क्या, अगर गैस स्टोव पर डायरेक्ट तो कोई भी चीज़ रखेंगे तो चाय तो बन नहीं जाएगी। हम क्या करते हैं, दूध लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, शक्कर लेते हैं, पानी लेते हैं, सबको गैस स्टोव पे चढ़ाते हैं, मिक्सअप करते हैं, हीट करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होने के बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट बचता है जो कि हमारी चाय होती है। तो अगर हम हमारी केमिकल लैंग्वेज में बोला जाए, मतलब अब हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट, दो सब्सटेंस मिक्सअप होते हैं, जो सब्सटेंस मिक्सअप होते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोला जाता है, और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जो नया सब्सटेंस हमें मिलता है हम उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ऐसी सारी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम हमारी चाय पत्ती वाली बात करें तो चाय पत्ती, दूध, पानी सब मिक्सअप करना, ये हमारे सारे क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। और हमें हमारे रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिल रहा है, चाय मिल रही है। तो वो चाय हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ साइंस होते हैं केमिकल रिएक्शन की, कि भाई हम पता कैसे करेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो वहाँ पर कुछ साइंस होते हैं कि कलर चेंज होना, फिर हीट का इवॉल्व होना या हीट का एब्जॉर्ब होना, या फिर बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर लाइफ। ये सारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स है। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस, कुछ भी चेंज अगर होता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शंस के साइंस मानते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर, और दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीजन एंड कार्बन कंबाइंस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर बनाते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे पास 5 मेन टाइप्स, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो पहला टाइप हम हमारा देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा होता है कि जब दो सिंपल एलिमेंट्स मिक्सअप होके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सिंपल एलिमेंट्स है, वो कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं, वाटर, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड H2O। ठीक है, वहीं पर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये होता है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो सिंपल एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, तो अगर जैसे हमने अभी देखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिक्स H2O, कार्बन डाई सॉरी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स H2O वाटर। अगर हम वाटर के एलिमेंट्स को अगर स्प्लिट कर दें, तो वो जैसे H2O स्प्लिट होगा तो किस में स्प्लिट हो जाएगा, H2 प्लस O2 में। ठीक है, तो जहां पर हमारा एक कंपाउंड था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड H2O, वो स्प्लिट हो गया तो सिंपल एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ऐसी रिएक्शन हमारी कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमारी तीसरी रिएक्शन अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर एक नया कंपाउंड फॉर्म करे। तो ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने लिया है Zn प्लस CuSO4। तो जब Zn और CuSO4 को हम रिएक्ट कराते हैं तो Zn जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, Cu जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो Zn Cu की जगह लेकर एक नया कंपाउंड बनाता है ZnSO4, और Cu अलग हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस के म्यूचुअली एक्सचेंज से नए कंपाउंड्स बनते हैं। तो जब भी किसी प्रोसेस में आयंस के म्यूचुअल एक्सचेंज से अगर कोई नया कंपाउंड या फॉर्म हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl प्लस AgNO3 को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक नए कंपाउंड्स मिलते हैं AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, अब यही सेम रिएक्शन हमारी नेक्स्ट रिएक्शन में भी यूज करते हैं, जो कि हमारी होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये बोलती है कि जब दो एक्वस सॉल्यूशन को हम कंबाइन करते हैं, और अगर हमें वहां पर एक इनसॉल्युबल सॉलिड मिलता है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने NaCl प्लस AgNO3 को हमने रिएक्ट कराया, तो हमें जो AgCl प्लस NaNO3 मिला उसमें से AgCl जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, जो कि होता है एक इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो अब केमिकल इक्वेशन की अगर हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन समझे तो वो ये होता है कि बड़ी सी केमिकल रिएक्शन, जैसे आप बोलते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, इसको अगर हम केमिकल सिंबल्स के हेल्प से और मतलब इक्वेशन के फॉर्म में या फिर फॉर्मूलाज की हेल्प से जब लिखते हैं या फिर सिंबल्स की हेल्प से जब एक छोटे से फॉर्म में लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, उस रिप्रेजेंट करने के तरीके को केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स के सिंबल होते हैं, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट के सिंबल्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स केमिकल इक्वेशन की कुछ इस तरह से होते हैं कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वहां पर केमिकल सिंबल्स होंगे। ठीक है, दूसरा हम ये देखते हैं कि एक एरो होता है जो कि ये शो करता है कि केमिकल इक्वेशन किस तरफ किस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हमारी केमिकल इक्वेशन चलती है। वहीं पर हम सारे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को प्लस के साइन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, और फिर कुछ सिंबल्स लगाते हैं उनके स्टेट शो करने के लिए, जैसे सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी और एक्वस के लिए ए क्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, भले ही फिर वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, और वो क्वेश्चन ये होता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिनाई नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि किसी भी एलिमेंट के मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसलिए हम केमिकल इक्वेशन में किसी भी एलिमेंट के मैटर ऑन द रिएक्टेंट साइड और ऑन द प्रोडक्ट साइड इक्वल रखते हैं, ताकि हम हमारे लॉ को बनाए रखें कि भाई किसी भी एलिमेंट के मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर वापस से हमारा वही H2 + O2 गिव्स H2 वाला सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो H2 मतलब हाइड्रोजन के दो आइटम है रिएक्टेंट साइड और हाइड्रोजन के दो आइटम है प्रोडक्ट साइड, और वहीं पर अगर हम ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड तो दो आइटम है लेकिन प्रोडक्ट साइड एक ही आइटम है, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि H2O की तरफ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे होता क्या है कि 2 का मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन के आइटम कितने हो गए, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 2 1 जा 2, मतलब ऑक्सीजन के तो दो आइटम हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 आइटम। लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट साइड हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन के कितने आइटम थे, 2। अब यहाँ पर हमें रिएक्टेंट साइड वापस से 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि वो वापस से 2 2 जा 4 हो जाए, मतलब हाइड्रोजन के आइटम्स रिएक्टेंट साइड भी 4 हो जाए और प्रोडक्ट साइड भी 4 हो जाए। तो हमने यहाँ पर H2 के आगे एक 2 और लगा दिया, जिसका मतलब होता है कि 2 का मल्टीप्लाई करके हमने 4 आइटम शो करे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है। अब हम थोड़ा सा और इसे डिटेल में समझते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं, सीखते हैं अच्छे से, क्योंकि हर एग्जाम में सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो क्वेश्चन आता ही आता है कि आपको वो कुछ रिएक्शंस देगा बैलेंस अनबैलेंस, जिन्हें आप बताना है कि कैसे वो बैलेंस होगा और बैलेंस रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम हमारे बोर्ड की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिए जिन्हें हम बैलेंस करना सीखेंगे। तो जैसे पहली इक्वेशन हमारे पास है AlOH होल थ्राइस गिव्स Al2O3 + H2O। ठीक है, तो इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, पहले हम पहला एलिमेंट चेक करते हैं Al की बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम। अब देखिए रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम का एक ही एलिमेंट है और यहाँ पर दो एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अनबैलेंस यहीं पर ही हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब लेकिन ये जो 2 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, वो 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे कंपाउंड में होगा AlOH होल थ्राइस में। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए एल्यूमिनियम के दो एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब यहाँ से 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन अब 6 हो गए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 3 + 1 4। अब यहाँ पर देखिए ये वाले एलिमेंट में तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये वाले कंपाउंड में तो Al2O3 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें H2 पहले अब हम हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, देखिए 2 3 जा 6 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक 3 लगा दूँ, 3 2 जा 6, और वैसे ही ऑक्सीजन को भी यहाँ पर रखा रहने दूँ, तो अब देखिए यहाँ पर हम फिर से अगर चेक करते हैं तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखिए 2 एल्यूमिनियम हो गए, ठीक है 2 एल्यूमिनियम हो गए, फिर यहाँ से 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 3 जा 6 मतलब 6 3 और ये वाले 3 ऑक्सीजन हो गए। वहीं पर 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। वैसे ही अब अगर हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन को हम देखें तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक,
यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2। तो अब हम यहाँ पे अगर इसे बैलेंस करें तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे NH3 में कर देंगे, ठीक है। फिर अब हम आगे चेक करते हैं, तो हाइड्रोजन हो गए 6, 2 3 जा 6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 2। तो अब पहले हम यहाँ पर हाइड्रोजन वाली साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब ये भी हो गए बराबर, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना था, 1 था, और अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, +3CuO कर देंगे, ठीक है। तो ये 3CuO करा, तो वैसे ही अब यहाँ पर कॉपर कितने हो गए, 3, और यहाँ पर कॉपर कितने हैं, 1। तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 3Cu लिख देंगे, प्लस N2 एज इट इज उसकी जगह पर, प्लस 3H2O। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2NH3, मतलब 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, 3 कॉपर, 3 कॉपर, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये वाली आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। और अगर फिर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, तो वहां पर भी हम आपके डाउट्स क्लियर करने का जल्द से जल्द ट्राई करेंगे, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम हमारे आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि जब ऑक्सीजन का गेन हो, मतलब ऑक्सीजन बढ़े और हाइड्रोजन कम हो, ऐसी सारी रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। और वहीं पर रिडक्शन इसका उल्टा, रिडक्शन क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन का लॉस हो और हाइड्रोजन बढ़े, मतलब ऑक्सीजन कम हो और हाइड्रोजन बढ़े, ऐसी सारी रिएक्शंस को रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। और वहीं पर इसका उल्टा फॉर रिडक्शन के लिए वहीं पर सेम चीज रिडक्शन में भी होती है, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि भाई डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस किस तरह से काम करती है। तो उसमें पहला टॉपिक आता है कोरोजन, ठीक है। पहला चीज आता है कोरोजन का, मतलब ये होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी मेटल है वो अगर ऑक्सीजन या किसी भी मॉइस्चर के रिएक्ट में आता है, जैसे फॉर हम बोलते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि किसी भी मेटल का खराब होना टाइम के साथ, उस प्रोसीजर को बोला जाता है। या फिर खराब होना तो क्या मतलब, एक अगर अलग से लेयर किसी मेटल पे आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसे हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पर इक्वेशन भी दी हुई है ना। उसके और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि भाई अगर हमें यहाँ पर इस कोरोजन से रजिस्ट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को कलर पेंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद गैल्वेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है जिसकी वजह से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये होता है कि जब फैट कंटेनिंग ऑयली प्रोडक्ट्स खराब होने लगते हैं टाइम के साथ, या ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आने के बाद, या फिर एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, तो इस प्रोसीजर को रेंसिडिटी बोला जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे जो भी चिप्स के पैकेट्स होते हैं, बेस्ट एग्जांपल होता है कि भाई जो भी चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें एक हवा भरी हुई आती है, वो हवा होती है नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस उस चिप्स के पैकेट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए उसमें फ्लश की जाती है, जो कि मैंडेटरी होती है, ठीक है। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा बेस्ट एग्जांपल होता है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, तो इजीली याद भी हो जाता है कि रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जो भी ऑयल कंटेनिंग फूड्स है उन्हें एयर टाइट कंटेनर में पैक करें, जिससे कि वो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में ना आए। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये कुछ समरी है जो हमने देखा कि भाई पहले हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखी, सेकंड वाले में हमने देखा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे। फिर हमने देखा कि कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है। तीसरे वाले में हमने देखा पहले तो कि भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, और फिर वहीं पर हमने देखा कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर आपके क्लास 10 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और इजी लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा हमेशा। तो थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।